ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी और खास पेशकश उपचुनाव की जंग में आपका बहुत स्वागत है। लगातार मतदान की प्रक्रिया जारी है। जीत कदम तमाम पार्टियों की ओर से किया जा रहा है। इस बीच एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। अब ब्रेकिंग न्यूज, रामपुर उपचुनाव की वोटिंग लगातार जारी है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास ने वोट दिया है। बीजेपी की होगी भारी मतों से जीत, ये कहा गया है मुख्तार अब्बास की ओर से। मुख्तार अब्बास नकवी पूर्व केंद्रीय मंत्री, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से वोट डालने के बाद खुशी का इजहार करते हुए, और क्या कुछ कहा गया मुख्तार अब्बास नकवी की ओर से वोट डालने के बाद, वो भी आपको सुनाते हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से से मजबूत है, शक्तिशाली है, और इसी जनतंत्र की ताकत ने इस देश को शक्तिशाली बनाया है, मजबूत बनाया है, और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया है। सर, आजम खां के आंसू क्या कोई आज इनकलाब ला पाएंगे? देखो, मुझे लगता है कि इस तरह के इमोशनल अत्याचार के जरिए कोई इनकलाब नहीं आता, और इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं ना कि शेर के फोटो पे तीर मारकर कोई तीर मारखा नहीं बन सकता, न 30 मारखा बन सकता है। इसलिए जनता जो है वो सबसे बड़ी जनतंत्र की जागीरदार है, ठेकेदार है, और जनता ही तय करती है कि जनतंत्र पे किसको नवाजेगी और किसको जो है वो बाहर का रास्ता दिखाएगी। तो मुख्तार अब्बास नकवी को आपने सुना, जीत का दम भरते हुए, और तमाम बातें जिस तरह से आजम खान के वो रोते हुए शब्द सामने आए थे स्टेज से, उसको लेकर भी सवाल पूछा गया और कहा गया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहरहाल वापस लौटते हमारी खास पेशकश पर। दीपक बघेल, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी की ओर से मनोज यादव हमारे साथ जुड़े हुए लगातार, और हमारे सहयोगी पवन अग्रवाल भी खतौली से जुड़े हुए हैं। तमाम बातचीत को लेकर ताजा अपडेट्स हमारे साथ साझा कर रहे हैं। दीपक बघेल जी, ब्रेक पर जाने से पहले मनोज यादव जी की ओर से कहा गया कि कोई समान रूप से विकास नहीं हुआ है। मैनपुरी की गलियों में जाकर देखिए, जो परेशानी है साफ तौर पर दिखाई दे जाएगी, और इसी बात पर अब वोट मांग रहे हैं कि आपने समान रूप से विकास किया है। देखिए रितेश जी, जो लोकतंत्र के अंदर जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको सत्ता से बाहर निकालने का काम यही उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। परंतु मैं आपको एक फैक्ट देता हूँ जी। 2014 के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी जिन चुनावों में करती है, चाहे 14 का चुनाव हो, चाहे 17 का चुनाव हो, चाहे 19 का चुनाव हो, चाहे उसके बाद में 2022 का चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, लगातार जीतने का काम करती है। और जब से अखिलेश यादव बने हैं तब से लगातार वो हारने का काम करते हैं, 14 से लेकर 22 तक। तो आप देखिए जनता ने किससे विकास का मोहर लगाने का काम किया है। तो ये जन अदालत के अंदर भी प्रमाणित है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास के काम किए हैं, सुशासन की व्यवस्था को लेकर आई है, एक राष्ट्रवादी अलग उत्तर प्रदेश के अंदर जगाई, और एक सांस्कृतिक चेतना को जो जगाने का काम किया उत्तर प्रदेश है, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमने बिना भेदभाव जो लोक कल्याणकारी नीतियां वो जनता के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया। हमने एक्सप्रेस अभियान बनाया, हमने एम्स बनाए, हमने उनका मेडिकल कॉलेज का काम किया, हमने 75 दिनों के अंदर मेडिकल कॉलेजों की लगातार व्यवस्था कर रहे हैं। इनके राज्यों में तो किसानों के साथ में क्या होता था, बुंदेलखंड में अगर वाटर क्राइसिस हो जाता तो 25 और 26 रुपए के टैक्स दिया करते थे। हमने तो किसानों को कर्ज माफी की, 36,000 किसानों का हमने 86 लाख किसानों को माफ किया, हमने कर्जा माफ किया। उसके बाद में हमने लगातार गन्ने का भुगतान, ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। इनकी सरकार के दौरान केवल उत्तर प्रदेश से क्राइम स्टेट के नाम से जाना जाता था, आज उसका परसेप्शन सुशासन के नाम से जाना जा रहा है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। जो लोग रात को 6 बजे के बाद उत्तर प्रदेश की गलियों में बाहर नहीं निकल पाते थे, आज देखिए वो दम के साथ में रात को 12 बजे भी माता बहनें घूमती है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर परिवर्तन, और परिवर्तन को उत्तर प्रदेश की जनता ने स्वीकार किया, और उसी के नाम से भारतीय जनता पार्टी को लगातार उत्तर प्रदेश की जनता वोट करती आई है। और उसी के कारण हम कहते हैं कि देखिए जो हमने विकास का कार्य पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर किया, हमने ऐसा नहीं किया कि कोई पैसे ही उसको संभाल के रखा, हमने ऐसा नहीं किया कि एक ही परिवार का विकास करके रखा। यहाँ पे देखिए परिवार के खिलाफ में एक पार्टी की बात चल रही है। परिवार में भी ऐसा नहीं कि उन्होंने धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ाया या किसी और को चुनाव लड़ाया। परिवार में भी केवल पत्नी का साथ, और पत्नी और बच्चों तक यहाँ तक सीमित रखने का काम समाजवादी पार्टी ने आज किया है। तो चुनाव हुए थे इससे पहले, चाहे वो रामपुर के आजमगढ़ के हों, चाहे वो गोला गोपाल के हों, आपको लगता है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी वहां पर गए? नहीं गए। परंतु आज की पत्नी अगर चुनाव मैदान के अंदर है तो गली गली घूमने को मजबूर हो रहे हैं। जिसको ये अपना गढ़ कहते थे, जिसको
जहाँ पे राजनीतिक विरासत कहते थे, आज वहाँ समाजवादी पार्टी का एक एक नेता वहाँ पर लगातार लड़ने का काम कर रहा है, गली गली घूमने का काम कर रहा है। तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो शक्ति है, भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन का, ठीक है, जवाब ले लेते हैं एक बार दीपक जी, जवाब ले लेते हैं एक बार मनोज जी का। कानून व्यवस्था का जिक्र दीपक जी की ओर से किया जा रहा है। मनोज जी वो कह रहे हैं कि अगर ये गढ़ था तो पूरा परिवार क्यों आखिरकार गलियों में भटक रहा है, लोगों से वोट की अपील की जा रही है, आपका जवाब? देखिए, सबसे पहले तो मैं परिवारवाद पे जवाब दे दूं। बड़ी लंबी लंबी छोड़ रहे थे दीपक बघेल। आप ये बताओ, जो आकाश सक्सेना है वो बीजेपी के विधायक का बेटा है कि नहीं है? बीजेपी के मंत्री रहे हैं कि नहीं रहे हैं? और जो राजकुमारी सैनी है वो बीजेपी के विधायक की पत्नी है कि किसी और की पत्नी है क्या? ये कौन सी परिवार की बात करते हो? 2-2 सीटों पे परिवारवाद पुष्प पुल्लित कर रहे हो, यूरिया खाद डाल रहे हो। खैर, किसानों को तो यूरिया डीपी नहीं दे पा रहे हो, लेकिन बीजेपी में दे झोंक। और दूसरी पार्टी पे आप बता रहे हो कि परिवारवाद का आरोप लगा रहे हो। थोड़ा बेशर्मी के साथ कम से कम शर्म लगा के बोला करो। ये इतनी बेशर्मी के साथ टीवी चैनल पर जनता की आंखों में धूल झोंकते हो। कौन से कानून राज की बात कर रहे हो? उसी मैनपुरी में एक कार्यकर्ता पुलिस के दौड़ाने से वो तालाब में कूद जाता है, अपने को जेल जाने से बचाने के लिए। जेल से तो जाने से बच जाता है, लेकिन अपनी जिंदगी से उसको हाथ धोना पड़ता है, उसकी मौत हो जाती है। पुलिस के जवानों ने उसको बचाया तक नहीं और तालाब में उसको कूदना पड़ा। क्यों? क्योंकि आप समाजवादी पार्टी को चुनाव हराना चाहते हो। इस तरह चुनाव जीत के अपने आप को आप बहुत बड़ी पार्टी हो, बहुत बड़ा तोप वाली पार्टी बताने की कोशिश करो। योगी मोदी मॉडल कहां चला गया कि पुलिस के सहारे चुनाव जीतना पड़ रहा है आपको? मुझे शर्म आती है ऐसे राजनीतिक दल से चुनाव लड़ते हुए जिसके अंदर इतनी हैसियत नहीं कि अगर पुलिस ना हो तो उसके बगैर वो चुनाव लड़ सकते। मुझे शर्म आती है ऐसे राजनीतिक दल से चुनाव लड़ते हुए जो कार्यकर्ताओं को जेल भेज के चुनाव लड़ना चाहती है। मुझे शर्म आती है ऐसे राजनीतिक दल से चुनाव लड़ते हुए जो लोगों पे अत्याचार करती है, जो उनको वोट डालने नहीं देती है। मुझे शर्म आती है ऐसे राजनीतिक दल से जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी करके कभी लड़ाई नहीं लड़ी थी, वो लोकतंत्र की भी लड़ाई लड़ने में असक्षम है। और मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों के साथ डिबेट करते हुए जो अपने माँ बाप का नाम गंदा करते हैं कि टीवी पे बैठ के लगातार झूठ बोलते हैं। परिवार से नफरत करते हो। मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि परिवार तुमको देखने को न मिले। बिना परिवार के नहीं मनोज यादव जी, नहीं इस तरह से नहीं, पर्सनल टिप्पणी नहीं मनोज यादव जी, नहीं पर्सनल टिप्पणी नहीं। चुनाव का दिन है, आज मतदान लगातार जारी है, लेकिन नहीं मनोज यादव जी, ठीक है। रोहित अग्रवाल जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं राष्ट्रीय लोकदल की ओर से। ठीक है मनोज यादव जी, मैं लौटूंगा और आपके जो जवाब आपकी ओर से जो सवाल उठाए गए मैं उस पर जवाब जरूर लूंगा। दीपक बघेल जी से मैं उस पर जवाब जरूर लूंगा। जो कानून व्यवस्था की बात आप कर रहे हैं, परिवारवाद को लेकर जो आप बात करें, जरूर जवाब लूंगा। लेकिन इस बीच हमारे साथ आरएलडी की ओर से रोहित अग्रवाल जी भी जुड़ गए हैं। स्वागत है रोहित अग्रवाल जी जनता टीवी पर आपका। लगातार जो मतदान की प्रक्रिया जारी है और जो संभावनाएं, क्या कुछ आरएलडी इस बार देख पा रही, चूंकि गठबंधन काफी मजबूती के साथ प्रचार करता नजर आया है, किस तरह से आप आज के इस पूरे चुनाव को देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, आज एग्जाम का दिन है और एग्जाम के दिन पढ़ाई नहीं की जाती। अब जनता को पता है कि किन मुद्दों पे वोट डालना है, पर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ चुका है कि जनता इनको वोट नहीं डालने जा रही है, तो हर तरीके से मतदान को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने पहले हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करवाने का काम किया, हमारे कार्यकर्ताओं के यहाँ पुलिस भेज के उनको डराने की कोशिश की। इन्होंने निरंतर यही काम रामपुर के अंदर किया, यही काम इन्होंने मैनपुरी में किया और खटौली के अंदर तो इन्होंने इंतहा कर दी। अब स्थिति ये है कि सुबह जब हमारे वोटर्स वोट डालने जा रहे हैं, हमारे समर्थक वोट डालने जा रहे हैं, या हम ये कहें कि जनता के लोग वोट डालने जा रहे हैं, तो उनको परेशान किया जा रहा है। आप बताइए, आधार कार्ड के को लेके अगर आप जा रहे हो तो क्या उसको आप आईडी नहीं मानोगे? आप आधार कार्ड लेके अगर वोटर वहां पहुंचा है तो आप उसको वापस कर दे रहे हो। आप उसको कह रहे हो कि साहब हम आधार कार्ड नहीं, आप ईसीआई का पहचान पत्र लेके आइए, उसी से वोट डलेगा। जब उसने कहा कि आधार कार्ड वैलिड है, तब वो कहते हैं भी शाम को 5 बजे तक का समय, कोई दिक्कत नहीं, आप जाके ले आओ। अरे भैया, कर्जा खाया है, पैसा देते हो क्या वोट डालने का? जनता की अपनी स्वेच्छा है, जनता अपनी स्वेच्छा से वोट डालने के लिए आ रही है। आप उसको परेशान करोगे कि वो 3-3 बार अपने घर जाए और आईडी बदल के लाए? अरे आधार कार्ड के ऊपर वोट डालना पूरी तरीके से नैतिक है, पूरी तरीके से कानूनी है, तो आप उसको बार क्यों परेशान कर रहे हो? इसका मतलब ये है भारतीय जनता पार्टी अपनी हार देखते हुए अब मतदान को प्रभावित करना चाहती है। देखिए, निरंतर हम शिकायत कर रहे हैं, बूथ वाइज शिकायत कर रहे हैं, जहां पे मतदान कहीं धीमा हो रहा है, कहीं पे ईवीएम खराब है, पर चुनाव आयोग द्वारा इसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। देखिए, इस तरीके से अगर आपको लोकतंत्र की हत्या करनी है तो इस वोटिंग का कोई मतलब नहीं। फिर आप वोटिंग क्यों करवा रहे हो? फिर आप लोकतंत्र में ऐसे ही अपने आप को विजय घोषित कर लो। तो ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से प्रशासन का दुरुपयोग, पुलिस का दुरुपयोग करके जिस
तरीके से चुनाव करवाना चाहती है, ये बिल्कुल कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो कानून व्यवस्था को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं लगातार समाजवादी पार्टी और आरएलडी की ओर से भी, लेकिन मैं एक बार जवाब लूं दीपक बघेल जी का। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है उपचुनाव से जुड़ी हुई। निर्वाचन आयोग से मिलने पहुंचेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता। बड़ी खबर, एसपी की शिकायत करने भारतीय जनता पार्टी के नेता भी पहुंच रहे हैं। दरअसल इससे पहले आपने सुना किस तरह से मनोज यादव जी को भी और रोहित अग्रवाल जी को भी और किसे तमाम लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है, मतदान की प्रक्रिया को प्रभावित किया जा रहा है। लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता समाजवादी पार्टी की शिकायत करने के लिए पहुंच रहे हैं अब से थोड़ी देर बाद। मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है, लेकिन इस बीच वार पलटवार का दौर जारी है और साथ ही साथ एक दूसरे की शिकायतें भी यहां पर हो रही हैं। निर्वाचन आयोग पहुंचेंगे अब से थोड़ी देर बाद और भारतीय जनता पार्टी के नेता मुलाकात करेंगे। शिकायत समाजवादी पार्टी की ओर से की जाएगी, जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है। उपचुनाव में वोटिंग को लेकर ये शिकायत भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उपचुनाव के बीच ये बड़ी जानकारी। और अनुप कुमार हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। अनुप, एक तरफ समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी दरअसल मतदान को प्रभावित कर रही है, प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन अब खबर है कि निर्वाचन आयोग से मिलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंच रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल अभी थोड़ी देर में निर्वाचन आयोग पहुंचने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है रामपुर या फिर जो मैनपुरी में जो वोटिंग हो रही वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पर्दा डाल के लोग जा रहे हैं, उनको लेकर आपत्ति यहाँ पर दर्ज कराएंगे। और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के जिस तरीके से कार्यकर्ता वहां पर जो दबंगई कर रहे हैं उसको लेकर एक भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल JPS राठौर सहकारिता मंत्री हैं और संगठन में भी पदाधिकारी हैं, उनके नेतृत्व में तमाम जो पदाधिकारी यहाँ पर अभी थोड़ी देर में पहुंचेंगे और अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे निर्वाचन आयोग में। जी बिल्कुल अनुप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी का डेलीगेशन पहुंचेगा निर्वाचन आयोग और अपनी ओर से जो शिकायत है उसे दर्ज कराया जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी आरोप यही लगाए जा रहे हैं कि दरअसल गलत तरीके से मतदान यहां किया जा रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर लगातार जो प्रतिक्रियाएं वो सामने आ रही हैं, खबरें सामने आ रही हैं। और चलिए इस बीच रुख करते हैं एक और बड़ी जानकारी का। दरअसल अखिलेश यादव वोट डालने के लिए निकले हैं मैनपुरी आवास से। मतदान के लिए निकले हैं अखिलेश यादव। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उपचुनाव की जंग लगातार जारी है। डिंपल यादव के लिए वोट देंगे, उनकी पत्नी प्रत्याशी हैं लोकसभा मैनपुरी उपचुनाव में। और लगातार जिस तरह से दिन चढ़ रहा है, पारा भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो वोटिंग का परसेंटेज है वो भी बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा जिस तरह से दिन चढ़ता चला जाएगा। लेकिन इस बीच राजनीतिक तौर पर भी वार पलटवार का दौर जारी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, अखिलेश यादव दरअसल निकले हैं वोट डालने के लिए। मैनपुरी आवास से वोट डालने के लिए अखिलेश यादव निकले हैं भी। मैनपुरी, खतौली और रामपुर उपचुनाव से जुड़ी पल पल की जानकारी जनता टीवी के माध्यम से आपको दे रहे हैं। और मैनपुरी से हमारे सहयोगी नदीम सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नदीम, अखिलेश यादव निकले हैं वोट डालने के लिए, किस तरह की तस्वीरें वहां दिखाई दे रही हैं अभी? देखिए, अखिलेश यादव अपने परिवार के साथ में सैफई में अबला इंटर कॉलेज में वोट डालने के लिए पहुंच गए हैं और वो वोट डालने के बाद में ही अपने क्षेत्र में भ्रमण के लिए निकलेंगे। साथ में डिंपल यादव भी अपने जिले में अपने प्रत्याशी होने के नाते पूरे जिले का भ्रमण पे निकलेंगी और जो जहाँ कहीं कोई दिक्कतें आ रही, कुछ दिक्कत समस्याएं आ रही हैं, उन सबका सामना करेंगी, उसको समझाएंगी
और अपने वोटरों को एक संदेश देते हुए जाएंगी कि परेशान ना हो और वोट करते रहिए। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अपने अपने पोलिंगों को देखते हुए, चेक करते हुए निकल रहे हैं और भ्रमण में हैं। किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? चूंकि आपने कहा कि दिक्कतों को देखेंगी, चूंकि समाजवादी पार्टी भी आरोप लगा रही है कि मतदान की प्रक्रिया को बाधित किया जा रहा है। देखिए, मतदान की प्रक्रिया को बाधित किया जाना इसको नहीं कह सकते हैं, ये जरूर कह सकते हैं कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो स्लो हो रहा है, क्योंकि मतदाता जो है वो धीरे धीरे निकल के आ रहे हैं। और जो धीरे धीरे निकल के आ रहे हैं, जो पोलिंग पे जो लोगों की ड्यूटियां हैं, तैनाती है, वो लोग अपने काम में मशगूल हैं। और जो उसके जो मतदाता हैं, जो उनको वोट डालने में थोड़ा सा देर लगती है, तो वो उनको लगता है कि जानबूझकर इसके साथ में ये लेट करा जा रहा है। इस तरह की बातें निकल के आ रही है। लेकिन अभी जब भीड़ इकट्ठी होगी और मतदाता जो बड़ी तादाद में निकलेंगे, उसके बाद ही कुछ कहा जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो लगातार जो मतदान की प्रक्रिया है वो जारी है और जिस तरह से पल पल की जानकारी आपको दे रहे हैं, चूंकि मतदान लगातार चल रहा है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इस बीच देखने को मिल रहा है। हमारे साथ जुड़े दीपक बघेल जी, भारतीय जनता पार्टी की ओर से मनोज यादव जी और रोहित अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का खास बातचीत और चर्चा के लिए। मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है, लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। हालांकि दोनों ही ओर से भारतीय जनता पार्टी भी आरोप लगा रही है, समाजवादी पार्टी भी यही आरोप लगा रही है कि दरअसल जो वोटर्स हैं और जो प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है ताकि वोट ठीक तरीके से ना पढ़ पाए, इस तरह के दोनों ही ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन भी निर्वाचन आयोग से मुलाकात करता नजर आएगा। कानून व्यवस्था पुख्ता तौर पर की गई है। शांतिपूर्ण मतदान को लेकर 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया जारी रहेगी। अखिलेश यादव इस बीच क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते। वोट मांग करके आए हैं। जिस दिन से शुरुआत हुई है उस दिन से प्रशासन लगा हुआ है कि वोट ना पढ़ पाए। वोट ना पढ़ने के सब तरीके अपनाए जा रहे हैं। मैं जब वहां रामपुर गया, हर चौराहे पर, हर सड़क पर पुलिस बड़ी संख्या में खड़ी थी। मुझे लगा कि ये पुलिस इसलिए खड़ी है कि सुरक्षा का इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन जब सभा स्थल पे हम लोग पहुंचे हैं तब ये पता लगा कि वहां पर लोग ना आ जाए सभा में, इसलिए पुलिस लगी हुई है। कल रात को प्रत्याशी को खुद बैठना पड़ा धरने पर और ये मांग करनी पड़ी कि यहाँ की पुलिस फेयर इलेक्शन नहीं करा सकती है, फौज को लगा देना चाहिए। अगर ये अविश्वास पुलिस पर आएगा, प्रशासन पे आएगा, तो आप क्या उम्मीद करोगे लोकतंत्र कैसे बच पाएगा? क्योंकि जो बाहर की फोर्स आती है उसको गाइड करने वाले तो प्रशासन के लोग होते हैं। आप कहीं भी देखेंगे जो बाहर की फोर्स आई है उसके साथ लोकल फोर्स रहती है और लोकल फोर्स का इंतजाम है रास्ता दिखाना, कहां जाना है। बाहर की पुलिस को कैसे पता है ये समाजवादी पार्टी के समर्थन का मोहल्ला है, समर्थित लोगों का गांव है? तो रामपुर में फौज तक की मांग करनी पड़ गई। रामपुर में पहले तो वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, कहीं भी किसी को निकलने नहीं दिया जा रहा है। जो वीडियो आ रहे हैं उसमें पुलिस चेक कर रही है। मुझे ये बताएं गाइडलाइन क्या है इलेक्शन कमीशन की? इलेक्शन कमीशन गाइडलाइन ये नहीं है कि आप पुलिस को ये आजादी दे दें कि आपका चेक करेंगे। जो उनके पास आईडी हैं, जो निर्धारित आईडी होते हैं उनके तहत जा रहे हैं, लेकिन उन्हें वोट के लिए वापस किया जा रहा है। कईयों पे लाठीचार्ज हुआ है, चोट आई है। मेरे पास पिक्चर्स हैं उनकी कि किस तरीके से वो घायल हैं उस समय। वहां से लगातार रामपुर से तस्वीरें आ रही हैं जिसमें कि ये लग रहा है कि पुलिस खुद लगी हुई है मार पिटाई के लिए। देखिए अगर सड़क पे कोई इस तरह पड़ा होगा तो क्या उम्मीद करोगे आप फेयर होगा इलेक्शन? क्या फेयर होगा इलेक्शन? तो ये तस्वीरें आ रही हैं जहां पर वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। ये तो रामपुर की बात है। मैनपुरी की मैंने बताया कि पहले दिन से प्रशासन इस कोशिश में रहा कि वोट कैसे रोका जाए और यहां पर समाजवादी कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय कैसे हो, दबाव बनाया जाए। नाम पूछे जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को खुली आजादी है, शराब बांट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं।
उनके गांव में कोई फोर्स नहीं जा रही। आखिरकार मैं ये जानना चाहता हूं, जो बाहर की फोर्स आ रही है उसे ब्रीफिंग क्या हो रही है? क्या ब्रीफिंग ये हो रही है कि समाजवादी पार्टी के ये चिन्हित गांव, इनमें जाइए, आप इनको डराइए, धमकाइए, भाषा का गलत इस्तेमाल करिए? ऐसी भाषाएं इस्तेमाल की जा रही जो मैं आपसे शेयर भी नहीं कर सकता, वो भाषा बोली जा रही है। और सुबह से शिकायत कर रहे हैं, कहीं जो मैनपुरी में है कुछ बूथ, कुछ करेल में है, जो मतदाता समाजवादी पार्टी के गए उनके साथ मारपीट हुई है, कुछ लोगों को गांव से नहीं निकलने दिया जा रहा है। हमारी ऑफिस के लोग अगर जिलाधिकारी को फोन मिला तो जिलाधिकारी अपना सीओजी अपने चपरासी को देके चले गए। ये कहां से व्यवस्था आ गई कि आप अपना मोबाइल सीओजी एक अपने किसी को देके चले जाएंगे और आप बात ही नहीं करना चाहते हैं? तो आखिरकार ये प्रशासन वोट किसके लिए डलवाना चाहता है? लेकिन मैं जानता हूं ये मैनपुरी नेताजी का घर क्षेत्र, और यहां से नेताजी राजनीति करते करते राजनीति की ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। ये जितना कुछ सड़क, बिजली, पानी, पुल या स्वास्थ्य की सेवाएं या तमाम इंतजाम जो दिखाई दे रहे हैं वो सब नेताजी के कराए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कुछ नहीं है, इसीलिए उन्होंने उधार का प्रत्याशी लिया। उनके पास अपना ऐसा प्रत्याशी नहीं था कि नेताजी की भावना का और नेताजी के पक्ष में जो मतदान होने जा रहा है उसको रोक सकें। और आज भी बड़ी संख्या में मैनपुरी के लोग समाजवादी पार्टी और नेताजी को याद कर करके एक एक वोट डाल रहे हैं। ये जितना कुछ आप खुशहाली दिखाई दे रही है सब नेताजी की देन है। और नेताजी ने विरासत में जो विकास दिया है, जो गति विकास को देनी है, या जो विरासत में समाजवादी सिद्धांत दिया, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो चेतना यहाँ के क्षेत्र के लोगों में जगाई है, उसके लिए एक एक वोटर यहाँ पर नेताजी के पक्ष में वोट डालने जा रहा है। इसलिए बीजेपी घबराई हुई है, इसलिए बीजेपी घबराई हुई है। आप जो लखनऊ के प्रेस के लोग हैं वो जानते होंगे, उन्होंने अपने अधिकारियों को मॉनिटर करने के लिए बैठाया हुआ है कि केवल आपको मैनपुरी लोकसभा मॉनिटर करनी है। बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, लगातार डीएम, एसओ, डीएम को फोन कर रहे हैं। और जो भाषा है ना कि डंडा डाल के बैठे हुए हैं, ये भाषा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन एक अधिकारी ने कहा कि साहब इतना डंडा है ऊपर से कि हम आपकी कैसे सुने। सोचिए आप। तो उपचुनाव की जंग के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर। अखिलेश यादव को आपने सुना सरकार पर और प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कि लोगों को वोट डालने के लिए पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं एक बड़ी जानकारी का। शीतकालीन सत्र से जुड़ी ये बड़ी खबर, योगी कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई है। लगातार कैबिनेट मीटिंग जारी है। बैठक में सुरेश खन्ना मौजूद हैं और जो तमाम मंत्री हैं वो मौजूद हैं। कुछ देर में शुरू होगी ये बैठक। अनुपूरक बजट का प्रस्ताव यहां रखा जाएगा। अनूप कुमार सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अनूप, कैबिनेट मीटिंग हो रही है, अनुपूरक बजट को लेकर जो प्रस्ताव है वो यहां पेश किया जाना है। किस तरह से आज की बैठक महत्वपूर्ण? देखिए, जब भी बजट आता है सत्र में, उसके पहले कैबिनेट बैठक की जाती है। कैबिनेट बैठक में वो बजट का प्रस्ताव रखा जाता है, उस पर मुहर लगती है। उसके बाद वो जो प्रस्ताव जो बजट होता है वो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, मुख्यमंत्री समेत तमाम जो मंत्री हैं वो विधानसभा पहुंचते हैं। उसके बाद वो पटल पर रखा जाता है और यही प्रक्रिया आज भी है। सुबह 9:30 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी सरकारी आवास पर, मुख्यमंत्री आवास पर। वो बैठक 9:30 बजे शुरू हुई। तमाम जो सभी कैबिनेट मंत्री थी उस बैठक में शामिल हुए और थोड़ी देर बाद सुरेश खन्ना वित्त मंत्री वहां से अपने निकलेंगे वहां से 5 कालीदास मार्ग से, और 11 बजे के आसपास वो विधानसभा पहुंचेंगे। वहां पर जो बजट होगा वो सबसे पहले जो मुलायम सिंह यादव की शोक प्रस्ताव रखा जाएगा, उसके बाद बजट पटल पर रखा जाएगा। तो ये सब कार्यक्रम आज होने हैं और थोड़ी देर बाद जब कैबिनेट बैठक खत्म होगी उसके बाद सुरेश खन्ना वहां से विधानसभा के लिए रवाना होंगे। जी अनूप, अगर बात करें अनुपूरक बजट को लेकर तो किस तरह से सरकार इसमें जो चीजें हैं वो जनता के लिए समर्पित कर सकती है? क्या कुछ आज के इस अनुपूरक बजट में हो सकता है? देखिए, भारी भरकम बजट है निश्चित रूप से। जिस तरीके से सरकार ने 2000 पहले से वायदे किए थे जनता से, यानी जो संकल्प पत्र आया था उसकी जो योजनाएं कुछ इसमें समाहित हो सकती है इस अनुपूरक बजट में। और दूसरा, अभी जो ब्रेकिंग सेरेमनी होने वाली है फरवरी में, उसको लेकर भी इस बजट में कुछ निश्चित रूप से इसमें होगा। तो एक बार
सभी की, हालांकि विपक्ष का मानना है कि हर बार बजट आता है, पिछला बजट खर्च नहीं हो पाया, इस बार भी सप्लीमेंट्री बजट जो आ रहा है उसको देखना होगा किस तरीके से आता है। जो उत्तर प्रदेश में हालांकि तमाम आरोप विपक्ष ने लगाए हैं। अब फिलहाल करीब जब बजट रखा जाएगा पटल पे तब पता लगेगा कितना भारी भरकम बजट है, देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन उम्मीदें बहुत ज्यादा यहाँ पर लगाई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। अनुपूरक बजट आज विधानसभा में प्रस्तुत होगा और विधान परिषद में भी। इसमें कुछ नई योजनाएं हैं और कुछ ऑनगोइंग स्कीम्स भी हैं। कुल मिलाकर प्रदेश के विकास के लिए जो आवश्यक है वही करने जा रहा है। सत्र होने जा रहा है तो क्या कुछ इसमें और विशेष होगा? सदन की कार्रवाई में तो विधायी कार्य होते हैं, रूटीन के काम होते हैं, वही होगा। ये अनुपूरक बजट के माध्यम से प्रदेश के विकास की योजनाओं को और गति मिल सकेगी, प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति मिल सकेगी और जो हमारी लंबित परियोजनाएं हैं उनको समय से हम पूरा करेंगे। सर, आज रामपुर, खतौली, मैनपुरी उपचुनाव है, किस तरह से देखते हैं? तीनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर चल रही है। मैनपुरी और रामपुर में तो ऐतिहासिक दृष्टि से मतदाताओं में बीजेपी के प्रति बड़ा रुझान देखने को मिल रहा है। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर लोग बीजेपी के कैंप पे पहुंच करके मतदान के लिए जा रहे हैं और लोगों में बड़ा उत्साह है। सर, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग हो रहा है। वो अपनी हार देख करके इस प्रकार खींच मिटा रहे हैं। बीजेपी जीत रही है और सपा बुरी तरह से परास्त हो रही है। दुरुपयोग की बात कह रहे हैं, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी निष्पक्षता के साथ काम करती है और हम समाज में राजनीति में शुचिता बरकरार रखेंगे। और चलिए रुख करते हैं इस बीच एक और बड़ी जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें जो इस बीच सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के विधायकों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर सपा का यह प्रदर्शन। बड़ी जानकारी, उपचुनाव में धांधली को लेकर भी हल्ला बोल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता आज करते नजर आ रहे हैं। विधानसभा पर प्रदर्शन, विधायकों की ओर से तस्वीरें देखिए, हाथों में तख्ती लिए तमाम जो विधायक हैं वो बैठे हुए हैं और अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। यानी जो शीतकालीन सत्र है उसकी अभी शुरुआत होनी है, उससे पहले ही लेकिन हंगामा किस तरह से बरपा हुआ है वो नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के सभी विधायक आज विधान भवन में चौल चरण सिंह जी की प्रतिमा पर धरने पर हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने अराजकता पैदा की है, कानून का राज यहाँ नहीं है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। मैनपुरी, रामपुर, खतौली में धांधली हो रही है, मतदाताओं को वोट नहीं डालने दे रही है पुलिस, झूठे मुकदमे में फंसा रही है। उत्तर प्रदेश में आज स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई है, रोजगार नहीं है, लोग बीमार हैं, बेकारी बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश की हालत खराब है। श्री अखिलेश यादव जी ने बार बार इस मुद्दे को उठाया है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार नाकाम है, जनता के हित में एक काम उसने नहीं किया है पिछले 8 साल में। इसलिए समाजवादी पार्टी के सभी विधायक यहाँ पर आज विधान भवन में चौल चरण सिंह। तो सत्र से पहले हंगामा बरपा हुआ है। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।